दोस्तों, जहां पर सड़कें खत्म होती है वहां से शुरू होते हैं जल मार्ग। तो जी हाँ, मैं खुशबू चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हिमालय एजुकेशन हब के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है नौ परिवहन नहरें एवं आंतरिक जल मार्ग, यानी कि शिपिंग कैनल्स एंड इनलैंड वाटरवेज। अब ये जो शिपिंग कैनल्स है, इनलैंड वाटरवेज है, जलमार्ग है, ये क्या है? पूरे वैश्विक व्यापार की धमनियों के रूप में कार्य करते हैं। किसके रूप में? आर्टरीज के रूप में काम करते हैं पूरे वर्ल्ड ट्रेड के। तो हमें यहाँ देखने को मिलता है कि किस प्रकार ये जो इनलैंड वाटरवेज है ये वैश्विक व्यापार के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करने वाले हैं हम सबसे पहले दो कैनल से। अब कैनल के नाम से तो आपको पता ही होगा, स्वेज कैनल और पनामा कैनल, जो कि दो सबसे महत्वपूर्ण कैनल्स है पूरे वर्ल्ड के वैश्विक व्यापार से रिलेटेड। तो अगर हम बात करें महत्वपूर्ण नौ परिवहन नहरों की, जिसमें सबसे पहली रहेगी स्वेज कैनल, जिसका निर्माण कब हुआ? 1869 के अंदर हुआ। कब हुआ? 1869 में हुआ। अब यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे इंजीनियरिंग के कुछ ऐसे चमत्कार जिसने की डिस्टेंस को रिड्यूस किया, टाइम बचाया लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाने में, शिप्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में। कहां पर है? मिस्र के अंदर है। इसकी लंबाई कितनी है? कुल 160 किलोमीटर लंबाई है इसकी। अब मैप पर देख लेते हैं कि स्वेज कैनाल है कहां पर। हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर लैंड एरिया था, लेकिन यहाँ क्या किया गया? इसके बीच में कट लगाया गया और एक वाटरवे बनाया गया जिसको कि बोलते हैं कैनल, और ये कैनल है स्वेज कैनल। अब यहाँ हमें देखने को मिलेगा कि ये जो यूरोप वाला एरिया है, यहाँ पर हम देखते हैं कि लंदन का जो पोर्ट है वहां से अगर निकले और हमें एशिया आना हो तो पहले हमें पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाना पड़ता था, फिर हम कहाँ आते थे? एशिया की तरफ आ पाते थे। तो डिस्टेंस कितना था पहले? 19,800 किलोमीटर। लेकिन स्वेज कैनल के निर्माण से क्या हुआ? ये डिस्टेंस घट गया और अब डायरेक्ट यूरोप से एशिया आ सकते हैं। और यहाँ पर कितना डिस्टेंस रहेगा? 11,600 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। तो हमें देखने को मिल रहा है काफी ज्यादा डिस्टेंस कम हुआ। यहाँ पर डिस्टेंस कम हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा टाइम भी बचेगा। तो शिप्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में, वैश्विक व्यापार के अंदर यूरोप और एशिया को जोड़ने में स्वेज कैनल की अपनी इंपॉर्टेंस रही है। अब ये किसको जोड़ती है? स्वेज कैनल जोड़ती है भूमध्य सागर को। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं वाटर वाला एरिया, ये है मेडिटेरेनियन सी। तो मेडिटेरेनियन सी को किससे जोड़ती है? लाल सागर से जोड़ती है। लाल सागर कहां पर है? यहाँ पर है। तो हम देख सकते हैं कि मेडिटेरेनियन सी और लाल सागर को कनेक्ट करती है स्वेज नहर। और अगर हम पोर्ट्स की बात करें तो भूमध्य सागर में पोर्ट सईद और लाल सागर के अंदर है पोर्ट स्वेज। तो यहाँ पर दोनों का कनेक्शन देखने को मिलेगा। साथ ही ये जो कैनल यहाँ पर बनाई गई है वो समुद्री सतह के बराबर है। अब यहाँ पर ये एक विशेषता हो जाती है किसी भी कैनल की, अगर समुद्री लेवल के बराबर नहीं है कोई कैनल तो वहां क्या करेंगे? तो वहां बनता है लॉक सिस्टम। लॉक सिस्टम हम पढ़ेंगे पनामा कैनल के अंदर कि लॉक सिस्टम क्या होता है, किस प्रकार से शिप का जो लेवल है वो रेज किया जाता है और शिप का लेवल वापस से रिड्यूस किया जाता है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई लॉक सिस्टम या जल बंधक सिस्टम नहीं है। ये क्या करता है? यूरोप को हिंद महासागर और एशिया के लिए सीधा मार्ग प्रदान करता है। जैसा कि हमने बात की कि अब यहाँ पर इंडिया पहुंचना काफी ज्यादा आसान है, डिस्टेंस भी कम हो गया है। क्या महत्व है इसका? कि केप ऑफ गुड होप मार्ग की तुलना में दूरी और समय दोनों में भारी कमी हुई। अनुमानित रूप से 40% समय की हमें यहाँ पर बचत देखने को मिलेगी। केप ऑफ गुड होप कहाँ पर है? यहाँ पर है। आप साउथ दक्षिण अफ्रीका के अंदर केप ऑफ गुड होप है। मार्ग आता था ये पहले दूर से, तो केप ऑफ गुड से होकर आता था। अब ये जलमार्ग कहाँ से आ रहा है? डायरेक्ट आ रहा है स्वेज कैनल से सीधा एशिया की तरफ। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि और क्या खास बात है स्वेज कैनल की। तो स्वेज कैनल जो है वो एक प्रकार से जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट के रूप में उभरी। किस रूप में? जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट के रूप में उभरी। कैसे? वो हम बात करेंगे अभी कि किस प्रकार से ये एक जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट के रूप में उभरी है। तो यहाँ पर एक शिप थी एवर गिवन, जो कि स्वेज कैनल के अंदर फंस गई थी सन 2021 के अंदर। तो ये जब शिप यहाँ पर फंस गई स्वेज कैनल के अंदर तो क्या हुआ?
तब हमें पता लगा कि पूरे वैश्विक व्यापार के अंदर स्वेज कैनल की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, कितने ज्यादा निर्भर करते हैं हम स्वेज कैनल पर। तो यहाँ से क्या हुआ कि पूरे वर्ल्ड वाइड ट्रेड जो था वो काफी ज्यादा प्रभावित हुआ और लगभग डेली का 10 अरब का यहाँ पर नुकसान देखने को मिला ट्रेड के अंदर, क्योंकि 10 अरब का ट्रेड डेली होता है इस वाटरवे से। तो हमें यहाँ पर देखने को मिला कि किस प्रकार से स्वेज नहर में कोई भी शिप फंसने से यहाँ पर कुछ भी बाधा आने की वजह से भारी नुकसान की सामना करनी पड़ सकती है। दूसरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसको भी यहाँ पर एक नई दिशा मिली। किसको? ब्रिटिश साम्राज्य को। किस प्रकार से? क्योंकि जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसको भारत और अपने अन्य उपनिवेश जितने भी थे उन पर पकड़ मजबूत करने में स्वेज कैनल ने काफी ज्यादा सहायता की। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक सत्ता के गलियारे के रूप में भी उभरा जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को काफी ज्यादा मदद की। तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है? सत्ता का गलियारा। कौन सी कैनल? स्वेज कैनल। तो ये तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए, इंपॉर्टेंस हो गई स्वेज कैनल की कि किस प्रकार से लगभग 160 मीटर लंबा ये जो रास्ता है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हमारे पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में। नेक्स्ट कैनल हमारी है पनामा कैनल। पनामा कैनल का निर्माण कब हुआ? 1914 के अंदर हुआ। अब यहाँ हमें देखने को मिलेगा कि ट्रू इंजीनियरिंग आखिरकार होती क्या है, क्योंकि स्वेज कैनल जो है वो एक फ्लैट लैंड और डेजर्ट वाले एरिया में बनाई गई थी तो कोई ज्यादा परेशानी नहीं हुई थी। लेकिन पनामा कैनल में ये चैलेंज 10x था। किस प्रकार से? क्योंकि हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये जो पनामा कैनल है, पहले देख लेते हैं मैप पर। यहाँ पर है पनामा सिटी और ये है पनामा कैनल। अब पनामा कैनल की वजह से क्या हुआ? ये आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, इसमें ये प्लेस है न्यूयॉर्क, इधर है सैन फ्रांसिस्को। अब पहले क्या था कि ये जो ईस्टर्न यूएसए है और वेस्टर्न यूएसए है इनको आपस में कनेक्ट करना है, मतलब आपको किसी भी प्रकार की कोई नेवी भी भेजनी है तो आप पूरे साउथ अमेरिका का चक्कर लगा के इस स्थान पर पहुंच सकते हैं। लेकिन पनामा कैनल की वजह से क्या हुआ कि ये जो रास्ता है काफी ज्यादा छोटा हो गया, तो डिस्टेंस कम हो गया। तो इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो यूएसए है उसकी इकोनॉमिक पावर जो है, वैश्विक शक्ति जो है पूरे विश्व में, वो काफी ज्यादा बूस्ट हुई। तो यहाँ पर लिख देती हूं मैं कि वैश्विक शक्ति बूस्ट हुई किसकी? यूएसए की। तो याद रखना है ये भी। और साथ में यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से जो यूएसए है उसका जो नेवी है वो काफी ज्यादा मजबूत हुआ। तो हमें देखने को मिल रहा है ओशियन नेवी की भी पावर बूस्ट हुई। किसकी? ओशियन नेवी की। तो यहाँ पर यूएसए को तो हर वे में फायदा हुआ। यहाँ पर हम देखेंगे कि पनामा जो कि मध्य अमेरिका के अंदर है, जिसकी लंबाई है लगभग 72 किलोमीटर्स, ये किसको जोड़ती है? पूर्वी अटलांटिक महासागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर को। हम देख सकते हैं इधर अटलांटिक ओशियन है, इधर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। तो इन दोनों को कनेक्ट करती है पनामा कैनल। इसमें कुल 6 जलबंधक तंत्र है। अब यहाँ पर लॉक सिस्टम की हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर विद डायग्राम कि आखिरकार ये लॉक सिस्टम होता कैसे है, किस प्रकार से शिप्स इसमें प्रवेश करती है और एग्जिट लेती है। तो जहाजों को लगभग 26 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता था। यहाँ पर हमने देखा कि न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को की समुद्री दूरी में लगभग 13,000 किलोमीटर की कमी आई। जहां पहले कई दिन लग जाते थे, हफ्ते लग जाते थे ये डिस्टेंस कवर करने में, आज कुछ घंटों के अंदर ये दूरी तय की जा सकती है। तो इसका महत्व क्या हुआ कि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तट को सीधे जोड़ती है, अंतर महाद्वीपीय समुद्री मार्ग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या करती है ये? यहाँ पर पूर्वी अमेरिका को, यूनाइटेड स्टेट्स को और सैन फ्रांसिस्को को जो कि पश्चिमी भाग के अंदर लोकेटेड है, इन दोनों को क्या करती है? कनेक्ट करती है डिस्टेंस कम करते हुए। अब ये जो लॉक सिस्टम है उसको बनाने की क्यों जरूरत पड़ी? क्यों स्वेज कैनल की तरह इसकी इंजीनियरिंग इतनी आसान नहीं रही? इसका रीजन है कि ये जो एरिया है पनामा कैनल वाला, यहाँ पर क्या था? फॉरेस्ट एरिया था, मतलब माउंटेन एरिया था, फॉरेस्ट एरिया भी था और साथ में यहाँ पर थी एक लेक। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि यहाँ पर एक गटून लेक नाम की लेक है और माउंटेन एरिया है ये। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो सी लेवल है वो नीचा रह जाता है इस एरिया से। तो शिप का अगर हम वाटरवे बनाते भी हैं जमीन को कट करके, तो वो क्या रहेगा? काफी ज्यादा ऊपर रहेगा।
तो बजाय कि 70 से 75 किलोमीटर जमीन को कट करने के, यहाँ पर चैलेंज ये था कि किस प्रकार से इस माउंटेन एरिया को और झील वाले एरिया को क्रॉस किया जाए। तो इसीलिए यहाँ पर बनाया गया लॉक सिस्टम। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो शिप है वो एंटर करती है पानी में, तो ये जो यहाँ पर हमें ब्लॉक देखने को मिल रहा है, इसके अंदर देखने को मिलेगा कि शिप जैसे ही इस ब्लॉक में जाएगी तो यहाँ पर ये दरवाजा बंद हो जाएगा, फिर यहाँ पर इस चैम्बर के अंदर पानी भरा जाएगा और उस पानी भरने की वजह से शिप का लेवल धीरे धीरे ऊपर जाएगा। फिर नेक्स्ट चैम्बर का दरवाजा खुलेगा, फिर शिप नेक्स्ट चैम्बर के अंदर जाएगी और यहाँ पर भी सेम प्रोसेस रिपीट की जाएगी कि इसमें पानी भरा जाएगा और शिप का लेवल थोड़ा ऊपर किया जाएगा। कितना? अभी हमने बात की थी कि लगभग 26 मीटर यानी कि 85 फीट। कितना? 85 फीट ऊंचाई इसकी है। तो ये जो शिप है उसको रेस किया जाता है टिल यहाँ तक जहां पर कौन सी लेक है? गटून लेक है। तो 26 मीटर ऊंची है ये सी लेवल से। अब ये लेक तो ऊंची है क्योंकि ये पर्वत वाले एरिया के अंदर है। अब वापस से हमें क्या करना है? सीढ़ियां उतरनी है। एक तरफ से हमने सीढ़ियां चढ़ी है ताकि हम इस लेक के लेवल तक पहुंच पाए, फिर हम उतरेंगे वापस से ये सीढ़ियां ताकि हम प्रशांत महासागर के सी लेवल तक वापस आ जाए। तो फिर से ये जो शिप है वो एक चैम्बर के अंदर जाएगी और नेक्स्ट चैम्बर में जाने के लिए इसके अंदर से पानी निकाला जाएगा ताकि शिप का लेवल नीचे जाए। अगेन प्रोसेस रिपीट होती रहेगी जब तक प्रशांत महासागर के सी लेवल तक ना पहुंच जाए। तो ये जो प्रोसेस है वो हर शिप को भेजने से और आने से पहले रिपीट किया जाता है, अदरवाइज यहाँ पर कोई सीधा फ्लैट वाटरवे नहीं है। एक यहाँ पर और चैलेंज है कि जब इस लेक का निर्माण किया गया था यूएसए और कनाडा के संयुक्त प्रयासों की वजह से, तो यहाँ पर हजारों लोगों की मौत हो गई। उसका क्या रीजन था? कि ये जो फॉरेस्ट वाला एनवायरनमेंट है यहाँ पर, उसकी वजह से लोगों को बीमारी हुई और हजारों लोग मर गए। कौन सी बीमारी? एक तो थी मलेरिया और दूसरी थी येलो फीवर। याद रखिएगा, मलेरिया और येलो फीवर की वजह से काफी लोगों ने अपनी जान गंवा दी। येलो फीवर को पीत ज्वर भी बोलते हैं हिंदी के अंदर। तो इन रोग की वजह से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो हमें यहाँ क्या देखने को मिला कि मनुष्य ने प्रकृति पर जीत तो पाई लेकिन बदले में काफी भारी नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि हजारों लोगों की मौत हो गई। अब हम पढ़ेंगे जो नदियों वाले वाटरवेज है कि रिवर वाटरवेज कौन कौन से हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। सबसे फर्स्ट हमारा रहेगा राइन जलमार्ग। राइन जलमार्ग के अंदर राइन नदी की अगर हम बात करें तो ये सबसे बिजीएस्ट रिवर है पूरे यूरोप के अंदर। तो ये जर्मनी और नीदरलैंड से होकर प्रवाहित होती है। मैप के अंदर अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलेगा कि रॉटरडैम से होकर और यहाँ पर कहाँ पहुंच रही है? बेसल तक पहुंच रही है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो रॉटरडैम पोर्ट है वो काफी ज्यादा बड़ा पोर्ट है। तो ये जो रिवर है, रिवर वाटरवे है जिसको हम राइन वाटरवे बोलते हैं, ये रूहर एरिया से भी कनेक्ट होती है, साथ में इसके अंदर रूहर नदी भी मिलती है। तो इसकी अपनी औद्योगिक महत्वपूर्णता हमें देखने को मिलेगी। तो ये रॉटरडैम से होकर बेसल तक पहुंचने तक कितनी कंट्रीज को क्रॉस कर रही है? नीदरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस और स्विट्जरलैंड को आपस में कनेक्ट कर रहा है ये वाटरवे। तो नीदरलैंड में रॉटरडैम, मुहाना से लेकर स्विट्जरलैंड में बेसल तक यह 700 किलोमीटर की लंबाई में नौकायान योग्य है। साथ ही ये समुद्री पोत कोलोन तक पहुंच सकते हैं। इसका अपना आर्थिक महत्व है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये रूहर कोयला क्षेत्र से जोड़ती है। तो ये नदी एक समृद्ध कोयला क्षेत्र से होकर प्रवाहित होती है। कौन सा? रूहर कोयला क्षेत्र। संपूर्ण नदी बेसिन विनिर्माण क्षेत्र की दृष्टि से काफी ज्यादा संपन्न है और ये जो जलमार्ग है वो स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड को आपस में जोड़ता है और इनके औद्योगिक क्षेत्रों को भी जोड़ता है। तो हमें यह देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार से उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से इन सभी कंट्रीज को जोड़ता है और इनकी अपनी जो इंडस्ट्रियल पहचान है उसमें एक इंक्रीज देखने को मिलता है। और ये विश्व का सबसे अत्यधिक प्रयोग में लाया जाने वाला जलमार्ग है। याद रखिएगा कि जो रॉटरडैम से बेसल तक चलने वाला जलमार्ग है जो कि राइन जलमार्ग है, ये विश्व में सबसे अत्यधिक प्रयोग में लाया जाने वाला मार्ग है। अब नेक्स्ट हम कौन सा जलमार्ग पढ़ने वाले हैं तो वो है डैन्यूब जलमार्ग। यह महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग जो कि पूर्वी यूरोपीय भाग को सेवाएं प्रदान करता है। कहा जाता है कि पूर्वी यूरोप की
ये जीवन रेखा के रूप में कार्य करता है। कौन सा जल मार्ग? डैन्यूब वाटरवे। और ये जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से होकर, याद रखिएगा, ब्लैक फॉरेस्ट जो कि कहां पर है? जर्मनी के अंदर है, उससे निकलकर पूर्व की ओर बहती है और टाना सेवेरिन तक नौकायान योग्य है। और ये कहां पर मिलती है? ये मिलती है आगे ब्लैक सी के अंदर। तो याद रखिएगा, डैन्यूब जलमार्ग कहां से शुरू होता है? ब्लैक फॉरेस्ट ऑफ जर्मनी से शुरू होकर ब्लैक सी, काला सागर के अंदर मिल जाता है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये जर्मनी है और यहाँ से ये डैन्यूब जलमार्ग चलता है और कहां पहुंच रहा है? सीधा ब्लैक सी के अंदर एंटर करता है। और ये किसका मुख्यतः निर्यात कर रहा है? गेहूं का, मक्का का, इमारती लकड़ी और मशीनरी। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि गेहूं और मक्का, तो ब्रेड बास्केट ऑफ ईस्टर्न यूरोप। याद रखिएगा, ब्रेड बास्केट ऑफ ईस्टर्न यूरोप को किससे कनेक्ट कर रहा है? मार्केट से कनेक्ट कर रहा है पूरे वर्ल्ड वाइड और अपने आसपास के क्षेत्रों के अंदर भी। तो यहाँ पर हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से यूरोप की ब्रेड बास्केट को पूरे वर्ल्ड वाइड और अपने आसपास के क्षेत्रों में कनेक्ट किया जा रहा है डैन्यूब वाटरवे के थ्रू। अब थर्ड हमारा कौन सा वाटरवे है? थर्ड है वोल्गा वाटरवे। कहां पर है? रूस के अंदर है ये। और रूस में वोल्गा सर्वाधिक महत्वपूर्ण जलमार्ग के रूप में जाना जाता है और इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो वो है 11,200 किलोमीटर। तो ये जो रिवर वाटरवे है ये 11,200 किलोमीटर तक नौकायान की सुविधा प्रदान करता है। साथ ही आगे जाकर कहाँ मिलता है? कैस्पियन सागर के अंदर। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये है वोल्गा वाटर मार्ग और यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि कैस्पियन सी के अंदर जाकर क्या कर रहा है? मिल जाता है। तो वोल्गा मॉस्को नहर जो कि इसको सीधा किससे कनेक्ट करती है? मॉस्को प्रदेश से। और ये क्या है? कैपिटल ऑफ रशिया। तो यहाँ हमें देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से वोल्गा मॉस्को नहर सीधा कैपिटल से कनेक्ट करती है और वोल्गा डॉन नहर जो है वो सीधा काला सागर से जोड़ती है जिसको कि ब्लैक सी बोला जाता है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि रूस के अंदर जितनी भी चीजों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है अपने आसपास के क्षेत्र में या फिर इंटरनली रशिया के अंदर, तो वो किसके थ्रू हो रहा है? वोल्गा वाटरवे के अंदर हो रहा है। तो इसी वोल्गा वाटरवे से क्या हो रहा है कि रूस का कनेक्शन जो है वो नॉर्थ अटलांटिक से बच रहा है। अब यहाँ हमें क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर भू राजनीति चल रही है कि किस प्रकार से रूस जो है वो अपने पूर्वी और दक्षिणी व्यापारी जितने भी सहायक देश हैं उनके साथ इजीली कनेक्ट कर सकता है थ्रू वोल्गा वाटरवे। अदरवाइज इसको क्या करना पड़ता? नॉर्थ अटलांटिक सी से होकर गुजरना पड़ता और वहां पर देखने को मिलती भू राजनीति। तो इस वाटरवे की भी अपनी इंपॉर्टेंस है जो कि रशिया के अंदर है। नेक्स्ट वाटरवे कौन सा है हमारे पास? नेक्स्ट है मिसिसिपी जलमार्ग। कहां पर है? यूएसए के अंदर है। याद रखिएगा, मिसिसिपी ओहियो जलमार्ग के रूप में भी जाना जाता है इसको। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक क्षेत्रों को दक्षिण में मेक्सिको की खाड़ी से जोड़ता है कि गल्फ ऑफ मेक्सिको से जोड़ता है। कौन सा वाटरवे? मिसिसिपी जलमार्ग या फिर मिसिसिपी ओहियो जलमार्ग जो कि यूएसए के अंदर लोकेटेड है। तो हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो जलमार्ग है ये यूएसए के प्रमुख औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जितने भी इंडस्ट्रियल गुड्स है, एग्रीकल्चरल गुड्स है, उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और इंटरनली क्षेत्र के अंदर उन चीजों का किस प्रकार से हमें लेन देन करना है उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ क्या होता है? यहाँ होता है लंबे स्टीमर और बार्ज जो है उन शिप्स का यूज होता है और इस मार्ग से यात्रा करते हुए मिनियापोलिस तक पहुंच सकते हैं। तो अगर हम मानचित्र के अंदर देखें तो यहाँ पर आपको मिसिसिपी नदी दिखेगी, साथ में अन्य सहायक नदियां जितनी है वो भी दिखेंगी। तो ये पहुंचती है कहाँ पर? मिनियापोलिस तक पहुंचती है यहाँ से। तो गल्फ ऑफ मेक्सिको जो कि यहाँ पर है, मेक्सिको की खाड़ी, उसको किससे कनेक्ट कर रही है? सीधा मिनियापोलिस से। तो यहाँ पर भी एक काफी ज्यादा लंबा डिस्टेंस इस मिसिसिपी वाटरवे के थ्रू तय किया जा रहा है जिस मार्ग के थ्रू अनाज, कोयला, अयस्क और पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन में यहाँ पर क्या मिलती है? सहायता मिलती है। तो ये तो हो गया मिसिसिपी वाटरवे। नेक्स्ट वाटरवे कौन सा है जो कि आज का आखिरी वाटरवे भी हमारा रहने वाला है? तो वो है बृहत झीलें, सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग। ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस सीवे की हम बात करने वाले हैं जो कि उत्तरी अमेरिका की वृहत झील है। किसकी है? नॉर्थ अमेरिका की वृहत झीलों से मिलकर बना है। कौन कौन सी?
सुपीरियर झील, ह्यूरन झील, इरी झील, ओंटारियो झील। तो यहाँ पर हम अगर मानचित्र के अंदर देखें तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा सेंट लॉरेंस रिवर जो है उसको हम देख सकते हैं, जो कि लेक ओंटारियो में जाकर मिलती है। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो सू नहर तथा वेलेंड नहर, कौन सी, सू और वेलेंड नहर जो है उनके द्वारा जुड़ी हुई है ये सभी। लेक ह्यूरन हो गई, लेक मिशिगन हो गई, लेक इरी हो गई, लेक ओंटारियो और लेक सुपीरियर। तो इन सभी लेक्स को कौन सी जो कैनल है वो कनेक्ट कर रही है, तो वो है सेंट लॉरेंस जो नहर है, वेलेंड नहर है, उसके द्वारा। तो सेंट लॉरेंस नदी की ज्वार नदबुक यानी कि एस्चुरी जो है वो उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में एक विशिष्ट वाणिज्यिक जल मार्ग का निर्माण करती है। तो ये हो गई सेंट लॉरेंस रिवर, जिसकी एस्चुरी जो है वो उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। और यहाँ पर ये कमर्शियल पर्पस के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये जल मार्ग जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ हमें और क्या देखने को मिलेगा कि विशाल सामुद्रिक जलयान महाद्वीप के आंतरिक भाग में मॉन्ट्रियल तक नौकायान करते हुए जाता है और इस मार्ग पर छोटे छोटे प्रपात मतलब रैपिड्स आते हैं। तो इन रैपिड्स को टैकल करने के लिए क्या किया गया, तो इसके लिए छोटे मालवाहक बोटों पर लादना पड़ता है, किसको, पूरे सामान को। और इससे बचने के लिए यूएसए और कनाडा दोनों के संयुक्त प्रयास की वजह से 3.5 मीटर तक क्या किया गया, गहरा बनाया गया इन नदियों को। तो यहाँ पर भी फिर से लॉक्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसको हम बोलते हैं जल बंधक। तो लगभग 3.5 मीटर नहरों को गहरा किया गया ताकि ये जो रैपिड्स है, जिनको प्रपात बोलते हैं, उनको टैकल किया जा सके। तो ये भी प्रयास किसका है, यूएसए और कनाडा दोनों का संयुक्त प्रयास हमें यहाँ देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं ऊपर कनाडा है, नीचे यूएसए है। तो यहाँ पर भी हमें इंजीनियरिंग के कई सारे चमत्कार देखने को मिले कि किस प्रकार से वैश्विक व्यापार में इन सभी वाटरवेज का, इन सभी कैनल्स की अपनी इंपॉर्टेंस है। और इस इंपॉर्टेंस को किसने बनाया, हम ह्यूमंस ने ही बनाया है, उन इंजीनियर्स ने बनाया है जिनके मन में इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन सूझा और वैश्विक व्यापार को एक नई दिशा प्रदान की। तो अगर हम निष्कर्ष निकालें इस पूरे चैप्टर का, इस पूरे लेक्चर का, तो आंतरिक जल परिवहन जिसमें नदियां, नहरें, झीलें सभी अपनी इंपॉर्टेंस रखती है। और यहाँ से भारी और स्थूल वस्तुओं जैसे कि कोयला और अयस्क वहां के लिए क्या है, किफायती साधन है। क्यों, क्योंकि सड़क मार्ग हो गया, रेल मार्ग हो गया, या फिर हम बात करें एयरप्लेन्स के थ्रू अगर चीजों का ट्रांसपोर्ट किया जाए तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन वाटरवे जो है वो क्या पड़ता है, चीप पड़ता है। तो ये हमें देखने को मिलेगा कि किफायती साधन है किसका, ट्रांसपोर्टेशन का। साथ ही राइन जलमार्ग जैसे विकसित जलमार्गों ने औद्योगिक क्षेत्रों को वैश्विक समुद्री मार्गों से जोड़ा। तो राइन नदी की हमने बात की थी, वहां पर हमने देखा था कि किस प्रकार से इसकी अपनी औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ने के लिए महत्वपूर्णता है। भारत जैसे देश के अंदर जलमार्गों का महत्व इतना ज्यादा नहीं है। क्यों, इसका रीजन तो हम सबको पता ही है, क्योंकि भारत के अंदर क्या है, जल की कमी है। तो यहाँ पर वाटरवेज जो है, जिसको हम इनलैंड वाटरवे बोलेंगे, उनकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर पानी की कमी है तो वहां पर किस प्रकार से हम इनलैंड वाटरवे बना पाएंगे। तो ऐसे सभी एरिया जहां पर पानी की कमी है वहां पर इनलैंड वाटरवे पॉसिबल नहीं होते हैं। साथ ही हमें यहाँ एक और चैलेंज देखने को मिलता है कि जैसे स्वेज कैनल हो गई, तो वहां पर हमें देखने को मिलेगा कि अगर क्लाइमेट चेंज होता है और टेम्परेचर काफी ज्यादा इंक्रीज होता है किसी भी नदी के आसपास के क्षेत्र में, तो क्या होगा कि जो नदी का जल है वो सूख जाएगा। और नदी का जल अगर कम हो जाता है तो उसका लेवल गिर जाएगा। तो सी लेवल और जो नदी का लेवल है वो दोनों बराबर नहीं होंगे, जिसकी वजह से हो सकता है कि शिप्स का आना जाना कुछ टाइम के लिए रोक दिया जाए, जब तक कि वो नदियां वापस ना भर जाए। तो कुछ ऐसे ही चैलेंजेस आपके सामने रहेंगे और आपको ये चैलेंजेस खुद सर्च करने हैं, पढ़ने हैं कि किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज वाटरवेज के लिए एक बाधा के रूप में आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास एक एमसीक्यू क्वेश्चन है कि स्वेज नहर किन दो जल निकायों को जोड़ती है। ऑप्शन है अटलांटिक और प्रशांत महासागर। गलत है, क्योंकि ये किसको जोड़ रहा है, अटलांटिक और प्रशांत महासागर, पनामा कैनल जो है वो इनको जोड़ती है। सेकंड ऑप्शन हमारे पास है भूमध्य सागर और लाल सागर। बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी को कनेक्ट करती है स्वेज कैनल।
नेक्स्ट है लाल सागर, हिंद महासागर, प्रशांत और हिंद महासागर, ये ऑप्शंस इनकरेक्ट है। तो हमें यहाँ देखने को मिलेगा पनामा कैनल जो कि अटलांटिक से प्रशांत महासागर को जोड़ती है, और स्वेज कैनल जोड़ती है मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को। आज हमने जाना स्टूडेंट्स की किस प्रकार से वाटरवेज पूरे वैश्विक व्यापार की आर्थिक धमनियों यानी कि इकोनॉमिक आर्टरीज के रूप में कार्य करती है। तो आपको भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ने हैं और इस वाटरवे के टॉपिक से रिलेटेड कि किस प्रकार से इनलैंड वाटरवे के लिए आज के टाइम पे काफी ज्यादा चैलेंजेस है, पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स भी हो सकते हैं, उनके बारे में भी आपको पढ़ना है। क्योंकि हमने बात की थी भू राजनीति की, किस प्रकार से रशिया जो है वो वोल्गा रिवर के थ्रू, वोल्गा वाटरवे के थ्रू नॉर्थ अटलांटिक से बचता है और अपने ईस्टर्न एंड जो सदर्न कंट्रीज है, व्यापारी साथी है, उनके साथ में व्यापार करता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और मजेदार कक्षा में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।